हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज यूपी बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी जो पहला पाठ काव्य में है पवन दूतिका, उसका सरल व्याख्या लेकर आया हूँ। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। देखिए, इस वीडियो मतलब इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड के संपूर्ण हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया जाएगा, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें पहला पाठ आपका जो काव्य है वह पवन दूतिका है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आधुनिक युग यानी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वह हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, और इनके जो उपन्यास हैं वह ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल। और इनकी जो रचना है पवन दूतिका वह इसी प्रिय प्रवास से लिया गया है। तो इसमें जो कहानी है कि राधिका जी वियोग में हैं, श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं, तो राधिका जी वियोग में हैं और घर में अकेली दुखी हैं। तो इस वियोग की अवस्था में वे पवन को यानी हवा को दूत बना करके भेजती हैं कृष्ण के पास। तो राधिका जी से और राधिका जी कृष्ण के पास हवा को भेजती हैं। तो राधिका जी और पवन यानी हवा के बातचीत का जो वर्णन है इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने पवन दूतिका के माध्यम से बताया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं पवन दूतिका का जो पहला पद है उसको। देखिए, पहला पद है, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आंखें, यहाँ पे आके होगा, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। यानी राधिका जी बैठी खिन्ना मतलब दुखी होकर, यक दिवस यानी एक दिन, वे घर में अकेली होकर बैठी थी, आके आंसू दृग युगल यानी उनके आँखों में आंसू, दृग मतलब दोनों, युगल मतलब दोनों, दृग मतलब आँख, दोनों आँखों में आंसू आकर के धरा यानी पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले यानी उसी समय पुष्प के सुगंध को लेकर के, प्रातः वाली सुपवन यानी प्रातः वाली जो सुंदर हवा है वह इसी काल वातायनों से मतलब खिड़कियों से उस घर में प्रवेश करती है। तो इसका अर्थ है कि राधिका जी एक दिन दुखी होकर घर में अकेली बैठी थी और दुख होने के कारण उनके दोनों आँखों में आंसू आ रहे थे और आंसू इतने ज़्यादा थे कि वह पृथ्वी को भिगो रहे थे। उसी समय पुष्प के सुगंध को लेकर जो सुंदर सुगंधित सुबह वाली हवा है वह उसी समय वातायनों मतलब खिड़कियों से प्रवेश करती है यानी राधिका जी के पास आती है। ठीक, तो समझ लीजिए कि राधिका जी दुखी हैं और वहाँ पे हवा प्रवेश करती है। वह हवा कैसी है? सुंदर है और सुगंधित है, जो सुबह सुबह चलने वाली हवा है, और वह पुष्प के सुगंध को लेकर के उस घर में प्रवेश करती है। तो इसका अर्थ है कि राधिका जी दुखी होकर घर में बैठी हैं और उनके दोनों आँखों में आंसू आकर के पृथ्वी को भिगो रहे हैं। ठीक, और उसी समय सुगंधित हवा को लेकर के सुगंधित हवा उसी समय प्रवेश करती है। अगला देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, यानी वे अपने कष्ट को और बढ़ता हुआ देख करके दुखी हो रही थी। ठीक, और राधिका जी धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका, यानी उस हवा से राधिका जी धीरे से बोलती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कि हे सुंदर सुबह वाली हवा, क्यों मुझे इतना सता रही हो, क्या तुम भी हमारी तरह समय की क्रूरता से दुखी हो, क्या तुम भी हमारी तरह दुखी हो, इसलिए मुझे भी सता रही हो। फिर से देखिए कि अपने कष्ट को बढ़ता देख करके
वे राधिका जी धीरे से बोलती है हवा से कि हे प्यारी प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे सता रही हो? क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तुम भी समय की क्रूरता से तुम भी हमारी तरह दुखी हुई हो? ठीक, यहाँ पे देखिए जो संताप मतलब होता है कष्ट, ठीक है, कलुषित मतलब दुखी। फिर से एक बार समझ लीजिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के, यानी कष्ट को और अधिक बढ़ता देख करके राधिका जी दुखी हो रही थी, और वह राधिका जी हवा से बोलती हैं कि हे प्यारी प्रातः पवन, यानी सुबह चलने वाली जो हवा है, तुम मुझे क्यों सता रही हो? क्या तुम भी हमारी तरह समय यानी काल की क्रूरता से दुखी हुई हो? क्यों मुझे इतना सता रही हो? ठीक, इसके बाद देखिए अगला, देखिए अगला जो इसका पद है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न बधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधिका जी कह रही हैं कि हे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जो मेरे प्रीतम नए बादलों से और मोतियों के समान नेत्र वाले जो कृष्ण जी हैं, वह जाके आए न मधुबन से। वे मधुबन तो गए लेकिन आए नहीं, और न भेजा संदेशा, और कोई संदेशा भी नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जिस कारण से मैं उनके प्रीतम के विरह से वियोग में बावली हो रही हूँ। इसलिए हे पवन, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसलिए तुम जा कर के मेरी सब दुख कथा उस श्री कृष्ण को सुना दीजिए। तो देखिए एक बार फिर से, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जो मेरे प्रियतम हैं, जो नए बादलों के समान हैं और मोतियों से नेत्र वाले हैं, वे श्री कृष्ण मधुवन गए और वहाँ गए और वापस नहीं आए, और न ही कोई संदेशा भेजा, जिसके कारण राधिका जी कह रही हैं कि मैं उनके विरह में बावली हो रही हूँ और रो रो के बावली हो रही हैं। इसलिए हे पवन, तू जा कर के मेरी सब दुख कथा उस प्रियतम यानी उस श्री कृष्ण को सुना दो। ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो आगे देखिए अगला जो पद है, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। अब देखिए राधिका जी पवन से कह रही हैं कि कृष्ण के पास भेजते हुए कह रही हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज, कि हे पवन, तुम जैसे मेरी भवन मतलब मेरा घर त्याग करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी, यानी शोभा से युक्त सुख देने वाली अनेक प्रकार की लताएं मिलेंगी, कुंज मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, उस कुंजों की छाया इतनी प्यारी है कि वह अपने मृदुल स्वर में मोह लेंगी तुझे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। राधिका जी कह रही पवन से कि फिर भी उस
सुख को छोड़ करके तुम मेरे दुख को देखना और वहाँ पे विश्राम नहीं करना, क्योंकि विश्राम करने लगोगी तो मेरा जो संदेश है वह कृष्ण के पास कैसे पहुँचेगा। फिर से सुनिए, राधिका जी कह रही हैं कि हवा से ज्यों ही तुम मेरा भवन त्याग करके थोड़ा आगे बढ़ोगी, अनेक प्रकार के सुख देने वाले और सौंदर्य से युक्त अनेक मंज कुंजें मिलेंगी, उसकी प्यारी छाया तुम्हें मोह लेंगी और फिर भी तुम मेरे दुख को देखना और वहाँ पे विश्राम नहीं करना, क्योंकि अगर आप विश्राम करोगी तो मेरे जो संदेश है उसको कौन पहुँचाएगा, इसलिए तुम वहाँ आराम नहीं करना बल्कि और आगे बढ़ते रहना। तो इस प्रकार राधिका जी और पवन के बीच का जो संवाद है वह इस पद में दिखाया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा। देखिए यह अभिधा शैली में लिखा गया है और इसमें थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार है। इस प्रकार आप इसकी व्याख्या को देखिए और एक दो बार सुन लीजिए और जो इसका व्याख्या है वह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।